नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं व्याकरण। हमारी पुस्तक का नाम है अपना व्याकरण। इसका फर्स्ट लेसन है भाषा तथा व्याकरण, लेक्चर नंबर 1। कक्षा हमारी ये 8th है। तो इसमें भाषा तथा व्याकरण पाठ का नाम है। तो इसमें भाषा शब्द से ही हमें पता चलता है भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है? जो हम बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझ पाते हैं। ये किसके द्वारा ही संभव है? भाषा के द्वारा ही। यह केवल मनुष्य को ही भगवान ने एक तरह से शक्ति दी है। मान के चलो कि मनुष्य ही ये काम कर सकते हैं, जो पशु हैं, पक्षी हैं, वह भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसमें भाषा का उद्देश्य भी है। भाषा का उद्देश्य क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान या संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है? भेजना। आदान प्रदान या संप्रेषण, संप्रेषण ही आदान प्रदान होता है। और भाषा का प्रयोग व्यक्ति कब करता है? जब उसे किसी से कुछ सामान लेना हो। लगा लो दुकानदार से कुछ सामान लेना है, तो दुकानदार से जाकर बोलेगा मुझे ये सामान दे दो। या अपने दोस्तों से बात करनी हो तो बोलेगा ये मेरे को पेन दे दो, कलम दे दो, बुक दे दो, कुछ भी करो। ये चीज़ें बोलता है। तो ये किसके द्वारा बोलता है? भाषा के द्वारा। जब भी हमारे मन में कोई विचार आता है या हमें किसी से कुछ कहना होता है, तब हम अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये भाषा क्या है तथा किस प्रकार से उत्पन्न होती है। भाषा का क्या अर्थ है? भाषा क्या? मुख से बोलकर, भाषा मुख से बोलकर उत्पन्न की जाती है। इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भाषा मनुष्य के मुख से उच्चरित होती है। उच्चरित होता बोलना। जब भी हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो तरह तरह के वाक्यों का उच्चारण करते हैं। कोई भी शब्द बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लगाइए, इसी में दे रखा है कमल। तो इसको किस प्रकार से बनाते हैं? इसकी रचना कैसे होती है? उत्पन्न कैसे होता है ये शब्द? जैसे क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ, ये ध्वनियाँ मिली हैं, वर्ण मिले हैं, तब जाकर के कमल शब्द बना है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। इसके बाद आगे देखिए, भाषा का उद्देश्य क्या है। हम जानते हैं कि मनुष्य भाषा का प्रयोग अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए करता है। तो इसलिए भाषा का उद्देश्य क्या हुआ? विचारों का आदान प्रदान या परस्पर संप्रेषण। ये बॉक्स में परिभाषा दे रखी है। तो इसमें देखिए, बॉक्स में से पढ़िए परिभाषा। भाषा मानव मुख से उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा की कुछ विशेषताएं भी हैं। आगे इसके 5 पॉइंट दिए गए हैं, वो देखिए। भाषा मानव मुख से उच्चरित होती है। विभिन्न स्वर और व्यंजन ध्वनियों के मेल से शब्दों की रचना होती है। 3rd पॉइंट है, भाषा के शब्द स्वयं में वस्तु नहीं होते बल्कि वस्तुओं के लिए बनाए गए ध्वनि प्रतीक होते हैं। अतः भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था कहलाती है। 4th पॉइंट है, हर भाषा के अपने नियम होते हैं जो उस भाषा को नियंत्रित करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा नियमों द्वारा संचालित व्यवस्था है। 5th पॉइंट है, भाषा का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान या संप्रेषण। अब भाषा तो है, वो तो हम समझ गए कि भाषा क्या होती है। अब ये किस किस प्रकार से बोली जाती है? हम अपने विचारों का आदान प्रदान जो करते हैं, संप्रेषण जो करते हैं, वो किस किस प्रकार से करते हैं? वो 2 प्रकार से करते हैं, एक मौखिक रूप से और दूसरा लिखित रूप से। यानी भाषा के कितने रूप हैं? 2, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक कौन सा होता है? भाषा का मौखिक रूप कौन सा होता है? जब हम पैदा होने के बाद बोलना आरंभ करते हैं, बोलचाल में जो हम प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का बोलचाल
के द्वारा जिन हम बातों का प्रयोग करते हैं वो मौखिक भाषा होती है। बोलकर जिनका शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वो मौखिक होती है। ये तो हमें शुरू से, आरंभ से ही भगवान की दी हुई चीज़ है कि इसको हम अपने आप ही बोलना सीख जाते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक रूप क्या होता है, वो अस्थायी होता है, थोड़ी देर के लिए हम उसको, फिर किसी से हम सुनते हैं, थोड़ी देर याद रहता, फिर हम भूल जाते हैं, और लिखा हुआ नहीं रहता। तो उसकी ज़रूरत पड़ी हमें भाषा के लिखित रूप की, कि बाद तक ये हमारे पास रहे, हम भूल जाएं तो उसको दोबारा से पढ़ सकें। इस करके लिखित भाषा का प्रयोग हुआ। लिखित भाषा का रूप कौन सा होता है, जब हम मौखिक भाषा को बोल कर प्रयोग न करके लिख कर प्रयोग करते हैं। बैठे हुए लोगों के मन में ये इच्छा पैदा हुई कि हम विचारों का जो आदान प्रदान बोल कर करते हैं वो बाद तक कैसे रहे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ चिन्हों का प्रयोग किया, लिख करके उस भाषा का प्रयोग किया, तो वह क्या कहलाया, लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर ये आपके सामने बॉक्स में दे रखा है, यहाँ से आप रीड कर लेना क्या क्या अंतर है, क्या क्या इनके आवश्यकता है। अब उसके बाद आगे देखिए लिपि या लेखन व्यवस्था। लिपि किसे कहते हैं, लिपि किसे कहा जाता है, हम कोई भी भाषा लिखते हैं उसके लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, या किसी भाषा की लिखाई को लिपि कहते हैं। मेन क्या होता है, लिपि, लिखाई ही होती है लिपि। नीचे देखिए बॉक्स में जो परिभाषा दे रखी है, उच्चरित भाषा को लिखकर व्यक्त करने के लिए विभिन्न लिखित चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। और ये लिपि कई प्रकार की होती हैं। देखिए नीचे भाषाएं दे रखी हैं और उनकी लिपियां दे रखी हैं। भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो। इनकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, इन भाषाओं की लिपि है रोमन। उसके बाद आगे देखिए पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि है गुरमुखी। असमिया, इसकी लिपि है असमिया, वही की वही है। अरबी, फारसी, उर्दू, ये भाषाएं हैं, इनकी लिपि है फारसी। उसके बाद है रूसी, बुल्गेरियन, और इनकी लिपि है रूसी। तो अब अरबी, फारसी, उर्दू की तो फारसी थी, रूसी, बुल्गेरियन और इनकी भी रूसी है। तो कुछ भाषाएं जो हैं वही लिपि में प्रयोग की जाती हैं, कुछ अलग हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से PDF में ये पूरा लेसन आपके पास आएगा, तो उसमें से आपको पूरा पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है। और जो डार्क दे रखे हैं ये और अच्छी तरह से आपको लर्न करने हैं, ये परिभाषाओं में प्रयोग करने हैं आपने। जो डार्क दे रखे हैं वो मेन परिभाषाएं हैं, वो सारी आपको लर्न करनी है। और जो बाद में अभ्यास के क्वेश्चन हैं वो भी आपको इन्हीं में से बनाने हैं। तो बाकी का लेसन अगली वीडियो में करेंगे।